Good morning students, this is Subham Anand from CBSE Competitive School. Last class we have completed the water and today we are going to discuss the problems of water availability. कि पानी से जुड़ा हुआ समस्या हम लोगों का इर्द गिर्द क्या क्या है वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं. So let's start without wasting our time from this point. There is scarcity of water in many regions of the world. जो वर्ल्ड के बहुत सारे जगह हैं ना, रीजन्स हैं, वहाँ वाटर की स्कार्सिटी है. मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, अफ्रीका कंटिनेंट इंटायर, एशिया का वेस्टर्न पार्ट, साउथ एशिया, सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, वेस्ट साइड यूएसए का, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड इंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई. फ्रेश वाटर का जो सप्लाई है इसका बहुत ही शॉर्टेज है ये सब एरियाज में. ठीक है. कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन मोस्ट सस्पेक्टेबल टू द ड्राउट फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी. कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन मोस्ट सस्पेक्टेबल, जो क्लाइमेटिक जोन में है. ठीक है. क्लाइमेटिक जोन में जो कंट्रीज एलोकेट किए गए हैं, ठीक है, जोन्स, मोस्ट सस्पेक्टेबल टू ड्राउट फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी. तो वहां पर जो ड्राउट, सुखाड़ आता है ना, सुखाड़ मतलब नहीं, पूरा खेत जो होता है सूख जाता है पानी के बिना. ठीक है, उसी को ड्राउट बोलते हैं. सुखाड़ आता है तो काफी प्रॉब्लम फेस करते हैं वो लोग. दस शॉर्टेज ऑफ वाटर, इस जगह से, दस वाटर शॉर्टेज मे बी कंसिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन ओवर द or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water sources. तो ये जो वाटर अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम है इसका पीछे क्या क्या रीजंस हो सकता है. वाटर शॉर्टेज में भी कंसिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल, सीजन का वेरिएशन के कारण. ठीक है, वेरिएशन इन सीजनल मतलब जो सीजन वेरी करता है, बरसात आना, ठीक है, ठंडा आना, तो जो सारा सीजन्स है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. तो अगर कोई सीजन डिले हो जाता है, मान लो मानसून डिले हो जाता है, तो बरसात लेट से होगा. बरसात लेट से होगा तो प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है. ठीक है. और एनुअल प्रेसिपिटेशन वही मतलब मानसून वाला जो रेनफॉल होगा. ठीक है. और द स्कार्सिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज दैट मीन्स कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन क्या मतलब कि ज्यादा पानी का यूज कर लेना. जैसे कि क्या है कि पंजाब वाला जो एरिया ना भारत का, वहां वाटर का ओवर एक्सप्लॉइटेशन है कि जो ग्राउंड लेवल पे वाटर होता है, बोरिंग से जो वाटर आता है, ठीक है, उसका एक लेवल होता है. अगर उस लेवल से ज्यादा आप यूज कर लीजिएगा तो पानी का लेवल जो होता है ना नीचे वाटर में, एक्वाफिर में, वो नीचे चला जाता है. एक्वाफिर में, एक्वाफिर मतलब वाटर लेवल, धरती का नीचे जहां पानी रहता है ना उसको बोलते हैं एक्वाफर, है ना, एक्वाफर. तो एक्वाफर में क्या होता है, पानी का लेवल नीचे चला जाता है. जब नीचे चला जाता है तो मोटर से पानी नहीं आता, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, की हम लोग जरूरत से ज्यादा यूज कर लिया और पानी का लेवल जो है नीचे चला गया है. ठीक है. एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेस, और जो कंटामिनेशन मतलब होता है प्रदूषित करना, जो वाटर सोर्सेस है, ठीक है, उसे प्रदूषित करते हैं. ठीक है. तो दिस ऑल आर द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द स्कार्सिटीज ऑफ द वाटर. दिस ऑल आर द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द स्कार्सिटी ऑफ वाटर, है ना. वाटर के स्कार्सिटीज में ये सब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ठीक है. नाउ देन हाउ शुड वी कंजर्व वाटर. अगर स्कार्सिटी है वाटर का, देन इवन वी शुड नो द कंजर्वेशन मेथड, दैट हाउ शुड वी कंजर्व वाटर. सो हियर इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. ठीक है. फ्रॉम हियर let it be clean little bit. Yes, now from here, access to clean and adequate water sources is a major problem facing the world today. आज का सबसे बड़ा गंभीर समस्या है, ठीक है, ये पूरा वर्ल्ड का, कि जो आपका वाटर है वो एडिक्वेट जितना हो, जरूरत हो उतना मिल जाए. ठीक है. और क्लीन मिल जाए. ठीक है. तो बहुत मुश्किल है, ऐसा बहुत दिक्कत हो रहा. हमारे इर्द गिर्द मिल जा रहा, तो ऐसा नहीं कि वर्ल्ड में मिल जा रहा है. ठीक है. बड़ा लेवल पे काफी प्रॉब्लम है फ्रेश वाटर को लेकर. कहीं कहीं तो खरीदना पड़ता है पानी भाई. ठीक है. स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्विंडलिंग रिसोर्सेज. हम लोगों को कुछ ना कुछ ये स्टेप लेना चाहिए, ये जो रिसोर्सेज का खात्मा हो रहा है. ठीक है. इवन द
वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इट इज ओवर यूज एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज। प्रॉब्लम क्या है कि वाटर जो है ये रिन्यूएबल है, कि खुद ब खुद रिन्यू होता रहेगा, साइक्लिक प्रोसेस है। बट प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट द रिन्यूएबिलिटी, द प्रॉब्लम रिसाइड्स इज द पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, कि हम लोग क्या करते हैं कि वाटर को पोल्यूट कर देते हैं। वी ऑल्सो कंटेमिनेट द फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर है उसे भी कंटेमिनेट कर देते हैं, बहता हुआ नदी में नहाकर, कपड़ा खींचकर, या अपने जानवर जो है मवेशी वो सबको नहलाकर वाटर कंटामिनेशन करते हैं। तो इवन डेट इज द मिसयूज ऑफ वाटर, क्योंकि वो वाटर आगे काम आएगा नहीं। इफ इवन समवन कंज्यूम, अगर उसे कोई ड्रिंक भी कर लेता है, इवन समवन ड्रिंक इट, देन ही और सी विल बिकम द विक्टिम ऑफ द डायरिया, इस तरह का बीमारी का वो शिकार हो जाएंगे। देन इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, तो ये डायरेक्टली हेल्थ जो है हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, समझ रहे हो दोस्त? ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, अनट्रीटेड एंड पार्शियली ट्रीटेड मतलब कि सीवेज मतलब समझो, पहले जो नाला बोलते हैं ना, नाला, ठीक है, वही नाला का बात कर रहा, कि जो नाला रहता है उसे हम लोग क्लीन नहीं करते। तो अब तुम सोचोगे कि हम लोग भाई क्या क्लीन करेंगे नाली, ठीक है। तो ये जो नाला हम लोग का इर्द गिर्द वाला है, इससे बड़ा पैमाने पे मेट्रो सिटीज में क्या होता है कि जो सीवेज रहता है ना, वो डायरेक्ट आकर मिल जाता है नदी में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर नदी में कोई सीवेज मिल रहा है तो उसका पहले ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज और मेजर कॉन्टामिनेंट्स। देखो यहाँ पर मेजर कॉन्टामिनेंट्स में क्या, अनट्रीटेड एंड पार्शियल ट्रीटेड सीवेज, ठीक है, नाली वाला ये सीन बता दिए। एग्रीकल्चरल केमिकल्स, ये कैसे, एग्रीकल्चरल केमिकल्स जो होता है वो कैसे इंपैक्ट करता, हाउ डिड एग्रीकल्चर केमिकल कॉन्टामिनेट वाटर, ठीक है, ये कैसे करेगा या कैसे करा, ठीक है। तो ये जो एग्रीकल्चरल केमिकल है ये वाटर को प्रदूषित कैसे किया, ठीक है। एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज, तो देखो द सीपेज प्रोसेस, सीपेज समझ रहे हो, सीप मतलब सोखना, ठीक है। क्या होता है कि द केमिकल वी पोर ऑन अ प्लांट, ठीक है, जो केमिकल्स वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह, जो फर्टिलाइजर्स वगैरह पेड़ में जो डालते हैं ना, वो क्या करता है ना, लॉन्ग टाइम जब होता चला जाता है, काफी लंबे समय के बाद वो क्या होता है, मिट्टी में आस्ते आस्ते नीचे सेट करता चला जाता है। वो मिट्टी में सेट करने के बाद क्या होता है, अगल बगल जो वाटर लेवल होता है ना, अगर कोई कुआं रहा या कुछ ऐसा चीज रहा, ठीक है, कुआं रहा या कुछ इस तरह का लेवल रहा, या मान लो ऐसा नहीं है, जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, सीधा ग्राउंड वाटर तक वो केमिकल चला जाएगा और वो केमिकल सीधा ग्राउंड वाटर को टच कर देगा। अब वो केमिकल जो ग्राउंड वाटर को टच किया है तो उसको पिएंगे ना, फिर समझ रहे हो कि सिर्फ मैं बोलता जा रहा हूं, पता चलेगा नहीं, ऐसा नहीं कि अभी तुम लोग बोलोगे हम सुन लेंगे। चलो डायग्राम बनाते हैं, देखो ये प्लांट मतलब एग्रीकल्चर फील्ड है, ठीक है। ये कुआं है, ठीक है, कुआं है तो वाटर होगा। ये एग्रीकल्चर फील्ड है, मतलब कि फील्ड जहां पर हम लोग खड़े हैं तो उसका नीचे क्या एक्वाफर, पानी का लेवल है। अब यहाँ ये जो फील्ड है इसमें हम लोग बहुत सारा फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, काफी लंबे समय से फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा, मिट्टी से सीप करते हुए, सोखते हुए नीचे आएगा पानी लेवल तक। अब ये खेत से पानी लेवल तक आ गया, ठीक है, पानी लेवल तक आ गया। अब ये जो वाटर लेवल है, एक्वाफर है, इस फील्ड के नीचे भी वही एक्वाफर है, और जो इस कुआं में पानी है वो भी इसी एक्वाफर का ही है, इसी एक्वाफर का। तो हम लोगों को देखने में लग रहा है ऊपर से कि अरे भाई खेत तो उतना दूर है, कुआं इतना दूर है, तो प्रदूषण कैसे फैलेगा, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर जो वो कैसे इफेक्ट करेगा। लेकिन जो नीचे जाके एक्वाफर को टच कर रहा है वो तो इंटरकनेक्टेड है ना यार, वो सारे जगह के लिए इंटरकनेक्टेड है ना। कुआं में जो पानी है वो भी एक्वाफर से ही है, तो एक्वाफर क्या हुआ, ये कॉन्टेमिनेट हो गया, कॉन्टेमिनेटेड हो गया, प्रदूषित हो गया। तो ये जो कुआं में पानी आएगा ये भी तो प्रदूषित पानी ही आएगा ना, क्योंकि एक्वाफर प्रदूषित है। तो ये वाला जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेंट है, नॉट पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट, ठीक है, ये जो पॉल्यूटेंट है ये सारे जगह मूव करेगा, तो ये मूव करते हुए कुआं तक भी आ जाएगा। अब कुआं से क्या होगा कि
पानी निकाल रहे हैं, ठीक है, पानी निकाल रहे हैं, तो ये जो पानी आ रहा है ये तो कंटामिनेटेड वाटर है, ठीक है, कंटामिनेटेड वाटर है। अब इससे क्या होगा, हम लोग खाना बनाएंगे, कुक करेंगे, या ड्रिंकिंग में काम लाएंगे, पीने में काम लाएंगे, या नहाएंगे, जैसा भी यूज करें, अगर वो इनहेल हुआ हमारा बॉडी का अंदर गया तो ये क्या हुआ, केमिकल वाला पानी पिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, कंटामिनेशन ऑफ वाटर। किस प्रोसेस से, बाय एग्रीकल्चरल केमिकल, ठीक है, ये एग्रीकल्चरल केमिकल के कारण ऐसा होता है, ठीक है। अब ये जो है सिर्फ एग्रीकल्चरल केमिकल के कारण ही नहीं होता, अगर तुम्हारे घर का इर्द गिर्द बहुत बड़ा नाला है, गटर है, ठीक है, और उसका बगल में कुछ दूरी पर अगर कोई कुआं है या हैंडपंप है, तो देखना उसका पानी का क्वालिटी खराब होगा। क्यों, क्योंकि ये जो नाला है ना, ये नाला का जो नाला में जो सड़ा हुआ पानी रहेगा ना, वो क्या होगा, आस्ते आस्ते सीप करेगा, नीचे जाएगा, और अगर वो एक्वाफर को टच किया, एक्वाफर को टच किया तो क्या करेगा, सारे जगह को पोल्यूट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से वो चलता है, समझ रहे हो बात, इस तरह से चलता है। तो एग्रीकल्चरल केमिकल इस तरह इफेक्ट करेगा, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट भी इस तरह टच पोल्यूट करेगा, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अब है, दे पोल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट्स, मेटल्स, पेस्टिसाइड्स, वही तुम्हारा एग्रीकल्चरल वाला, उसमें नाइट्रेट का यूज करते हैं ना फर्टिलाइजर्स में। मेटल्स होता है हैवी मेटल्स, मरकरी, कैडमियम, इस तरह का, ठीक है। पेस्टिसाइड्स, जो पेस्टिसाइड्स खेत में डालते हैं हम लोग, ठीक है, जिससे कि कीड़ा ना लगे पेड़ पे, तो ये सब क्या होता है, ये सब सीप करता है, सीपेज होता है, वाटर सीपेज होता है सॉइल में, और वो वाटर लेवल को टच करता है। तो ये जो होता है ना, ये ऐसा नहीं तुरंत होता, आज डाले और आज हो गया, ऐसा नहीं, लंबा टाइम से चलता आ रहा। तो वो लंबा टाइम से जो चलता आ रहा ना, उसका कंसिक्वेंसेस ये सब, उसका ये सब इफेक्ट है, समझे। चलो, कितना हो गया, पेस्टिसाइड्स तक समझ गए। ये देखो, रिवर यमुना इज गेटिंग पॉल्यूटेड ड्यू टू सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एंड गार्बेज। ये देखो यमुना नदी है, क्लियर होने दो, फोटो हो गया। ये देखो यमुना, क्या बुरा हाल है, कितना गंदा, ठीक है, कितना गंदा ये सब क्या है, पूरा एकदम कचड़ा है ये। बताओ, यमुना कोई काम कर रही, यमुना नदी के बगल बगल जहां जहां सब्जी का उपज होता है, जहां जहां प्रोडक्शन होता है वेजिटेबल्स का, ठीक है, अगर कहीं फार्मिंग होता है यमुना का बगल में, ठीक है, दिल्ली वगैरह साइड में होता है, एक बार न्यूज में देख रहा था मैं, तो उस सब्जी में ना बहुत सारा केमिकल जो है ना वो एब्जॉर्व कर जाता है, हैवी मेटल केमिकल जो है, ठीक है, हैवी मेटल हुआ, केमिकल हुआ, ये सब एब्जॉर्व कर जाता है, और सब्जी के थ्रू आदमी में आ जा रहा है केमिकल्स, ठीक है। तो ये सब है, और इन डेप्थ पढ़ोगे, जो समझ में नहीं आएगा पूछोगे। डू यू नो, यहाँ पर एक देख लो, काफी अच्छा है। हैव यू एवर हेयर्ड अबाउट वाटर मार्केट, कभी पानी का मार्केट के बारे में सुने हो। अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र, अमरेली कहाँ, सौराष्ट्र में, रीजन विथ अ पॉपुलेशन ऑफ 1.25 लाख इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन परचेजिंग वाटर फ्रॉम नियर बाई तालुकाज, ठीक है। तो जो अमरेली जगह है ना, अमरेली, ठीक है, सौराष्ट्र में, वहां पर पानी खरीदना पड़ता है, वहां का पॉपुलेशन 1.25 है। सोच लो अमरेली में क्या हाल है, समझे। ऐसे भी कुछ दिन पहले, अभी तुम लोग ध्यान दिए होंगे, उतने भी तो बच्चे नहीं हो, पिछले साल का, कि महाराष्ट्र में बहुत वाटर क्राइसिस हो गया था, पानी पीने के लिए भी नहीं था। तो फिर रेलवे से, ट्रेन से, ठीक है, ट्रेन जो होता है ना, उसके थ्रू पानी वहां ट्रांसपोर्ट किया गया था। पता है क्या कुछ ऐसा न्यूज, सोच लो कितना सेंसिटिव है। तो ये कंजर्वेशन भी हो गया, ठीक है, बाकी अभी कंजर्वेशन वहां का पैराग्राफ हो गया, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये सब जो केमिकल्स होता है ना, प्रॉब्लम क्या होता है, देखो, अगर कुछ केमिकल्स जो होता है बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है, अगर वो केमिकल बायोडिग्रेडेबल है, मतलब कि वो खुद ब खुद डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब मिट्टी में मिल जाएगा, डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उसका इफेक्ट। बायोडिग्रेडेबल है तो ठीक है, और नहीं है तब दिक्कत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल है,
मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। ठीक है, जैसे बताए थे कुआं से फिर पिए शरीर में आ गया, वही वाला यहाँ पर सीन हो जाएगा कि ह्यूमन बॉडी में किस तरह आता। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज। तो इस तरह का जो कचरा पानी हम लोग नदी में डायरेक्ट छोड़ देते हैं, तो उससे पहले उसे फिल्टर कर ले और उसके बाद छोड़े तो दिक्कत नहीं है। उसके बाद छोड़ेंगे तो वाटर भी जो है ना साइक्लिक प्रोसेस में आके प्यूरिफाई हो जाएगा, समझे। तो इस तरह से काम होता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हम लोगों को सीवेज ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है, समझे, बहुत जरूरी है सीवेज ट्रीटमेंट। चलो, नाउ फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशंस यहाँ पर आते हैं। एक मिनट यार, आराम कर ले, सुबह से लेक्चर दे रहे हैं। गर्मी पड़ गया ना, मुंह सूखने लगता है अचानक। अब ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते तो पानी बगल में रख के पी नहीं सकते, समझ रहे हो। चलो फॉरेस्ट से स्टार्ट करते। बहुत इंटरेस्टिंग है यार ये सब, ठीक है, मन लगा कर पढ़ो, बहुत मजा आएगा। सब तुम्हारा सराउंडिंग का बारे है, सब चीज तुम्हें दिख रहा है, बस एक ऑब्जर्व करने का क्षमता ना अपने में लाओ। जैसे जैसे जो बात बताते हैं ना, वो सबको अपने अगल बगल सर्च किया करो। जैसे तुम हो तो तुम्हारे घर का बगल में मान लो, या तुम्हारे घर से थोड़ा दूर कहीं पे पानी जमा है, वाटर लॉगिंग है, कहीं जमीन पे जो खाली जमीन होता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, सब नाला बहा देते हैं आजकल। आजकल नहीं, मतलब ये पुराना ट्रेडिशन है कि जहाँ खुला जमीन रहा वहाँ नाला बहा दो, ठीक है। तो उस नाला से क्या क्या दिक्कत, वाटर पॉल्यूशन का दिक्कत है, फिर जो तुम्हारा वहाँ पर स्मेल्स आने लगेगा तो उससे और भी प्रॉब्लम्स होगा, ठीक है। इस तरह का चीज़ों पर ध्यान दो, ये सब चीज़ को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट से। फिर फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। तो फॉरेस्ट एंड जैसे कि बताए थे वहां पर तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ सॉइल में, ठीक है, कि पेड़ लगाने से क्या होता है, सॉइल जो होता है वो टाइटली कैच किया हुआ रहता है, पेड़ का रूट, ठीक है, जो जड़ होता है पेड़ का वो पकड़े हुए रहता है टाइटली। उसी तरह क्या होता है ना कि जब हम लोग फॉरेस्टेशन करते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन जो है कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। तो जो पानी का क्वालिटी होता है ना, वो इससे बहुत इफेक्ट होता है, ठीक है। रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर, उसको साइक्लिक प्रोसेस में फिर से क्रिएट करता रहता है। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड। फिर वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए, मतलब कि जो बरसात हो रहा पानी उसे जमा कीजिए, तो डेट इज कॉल्ड द वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। सरफेस रन ऑफ मतलब जो बहकर जा रहा है ना पानी, मतलब जैसे धरती है, ठीक है, जमीन है, वहां से पानी बहकर जाती है ना, रोड पर से पानी बहकर जाती है ना, तो बरसात हो रहा, मान लो तेज गति में पानी जो है बहकर जा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, सरफेस रन ऑफ। उसको क्या बोलते हैं, सरफेस रन ऑफ, है ना। रन ऑफ मतलब जाना, कहाँ से जा रहा, सरफेस से। किसका सरफेस से, अर्थ का सरफेस से, तो सरफेस रन ऑफ, समझे। सरफेस रन ऑफ क्या, पानी बहकर जो जाती है। वाटर हार्वेस्टिंग करोगे तो क्या होगा, पानी जो होगा छत से तुम्हारा सीधा एक टंकी पे आएगा, टंकी में आ जाएगा और वो टंकी में तुम स्टोर कर लोगे, ठीक है। और उसे अगर टाइम टू टाइम अगर थोड़ा बहुत वाटर ट्रीटमेंट देते रहे तो और लंबा टाइम तक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह बात हो गया कि वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। द कैनाल्स यूज्ड फॉर इरिगेशन, जो कैनल्स यूज होता है, ठीक है, कैनल्स used for irrigation fields should be properly lined to minimize losses by water seepage, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बोलता है कि the canal used for irrigating field should be properly lined to minimize losses by water seepage। अब जो कैनाल नहर बनाते हैं ना, नहर, ठीक है, क्या फील्ड खेती में जुताई करने के लिए नहर से आता है ना पानी, तो उसे प्रॉपरली ठीक ठाक से बनाएं कि उससे पानी जो हो सीपेज के कारण बर्बाद ना हो, ठीक है।
Sprinkle effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. स्प्रिंकल इरिगेशन कीजिए, ठीक है। स्प्रिंकल इरिगेशन मतलब इस तरह का इरिगेशन मोटर से लगा हुआ और ये झरना की तरह क्या हो रहा है, पानी जो हो रहा सारा क्रॉप में पट जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो आप पानी का स्टोरेज कर रहे हो उसका सीपेज का प्रॉब्लम जो रहेगा वो नहीं होगा, ठीक है। और फिर वाटर लॉस भी किसी तरह का नहीं होगा। तो स्प्रिंकल इरिगेशन भी एक इफेक्टिव टूल है, ठीक है, ठीक है। तो यहां तक हो गया। इन ड्राई रीजन्स विथ हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज वेरी यूजफुल। जो ड्राई रीजन है, सूखा हुआ जगह, सुखाड़ जगह, ठीक है, जहां पानी का क्राइसिस है लेकिन वहां इरिगेशन करना है, ठीक है, खेती करना, तो वहां पर कौन सा इरिगेशन चलेगा? वहां पर ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन। ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन मतलब क्या कि क्या रहेगा ना कि वाटर का कनेक्टिविटी रहेगा पूरा फील्ड में, ठीक है। अब जो जड़ है ना, पौधा का जड़ है, वहां पर यूं पानी जो है बूंद बूंद गिरता रहेगा, समझे। वो जड़ का पास ही गिरेगा, इधर उधर कहीं नहीं गिरेगा, समझे। तो उससे क्या होगा कि जो वाटर रिक्वायरमेंट वो सीधा जड़ के पास ही जाकर मिल जाएगा जड़ को, ठीक है। तो वो अपना रिक्वायरमेंट पूरा कर लेगा। तो इससे क्या होगा कि वाटर का जो आपका बर्बादी है, ठीक है, वेस्टेज ऑफ वाटर है डायरेक्ट इरिगेशन में कि पूरा खेत में पटा दो पानी, वैसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां तो ऑलरेडी वेस्टेज ऑफ वाटर जो है उसे इंश्योर करना है कि वेस्टेज ऑफ वाटर वहां पर ना हो। क्यों? क्योंकि वो ड्राई रीजन है, पानी का बहुत मूल्य है वहां पे, समझे। तो पानी का मूल्य है तो पानी का एक एक बूंद वहां पर सही यूज करना होता है ड्राई रीजन में। तो इसलिए वहां पर ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन वेरी यूजफुल है। समझ गए ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन क्या है? द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व बाय एडॉप्टिंग दिस मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो इस तरह जो वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स है इसे कंजर्व किया जा सकता है, ठीक है, इस तरह का इरिगेशन मेथड्स को एडॉप्ट करके, ठीक है। नाउ इट्स अ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नाउ इट्स अ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो वाटर कंप्लीट हो गया, नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन है। तो नेचुरल वेजिटेशन को लास्ट लेक्चर मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। अगला लेक्चर जो रहेगा तब स्टार्ट करेंगे। तो अभी तुम लोग क्या करोगे? अभी तुम लोग कुछ वर्ड्स को जो है निकालोगे, उसका मीनिंग लिखोगे, ठीक है। जैसे कि ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन। व्हाट इज ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन, ठीक है। व्हाट इज स्प्रिंकलिंग इरिगेशन, व्हाट इज स्प्रिंकलिंग इरिगेशन। पिछले क्लास में भी होमवर्क दिए थे बट तुम लोग में से कोई रिप्लाई नहीं किया उसका, समझे। तो रिप्लाई करो, यहाँ रोजाना चेक करते हैं जो रिप्लाई आता है, ठीक है, तो उसका रिप्लाई करो। तो तुम लोग क्या आज लिखकर भेजोगे मुझे, किसका किसका आंसर? स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन, इस दो के बारे में तुम लोग लिखकर भेजोगे। क्या लिखोगे? डिफाइन स्प्रिंकलर इरिगेशन। क्वेश्चन क्या रहेगा? डिफाइन स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है उसका बारे पढ़ो तुम लोग कहीं से, ठीक है, उसका बारे पढ़ो। उसके बाद पढ़ने के बाद समझो और उसके बाद मुझे भेजो, ठीक है। समझ रहे हो? इस तरह से करो, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। हालांकि ये सीनियर क्लासेस को देते हैं इस तरह का होमवर्क, तो तुम लोग में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा तो ठीक है, कोशिश करो, होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आंसर्स है वो सब तो करवाना ही है मुझे, ठीक है। तो चलो आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इससे पहले का जो चीज़ है सारा चीज़ रिवाइज कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।